जय हिंद दोस्तों। क्लास 8th एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है हमारी और लास्ट के लेक्चर में हमने चैप्टर 6 को कवर किया था। आज हम लोग चैप्टर 7 से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं चैप्टर 6 का। तो चैप्टर 6 में हमने बात की थी वीवर्स की, आयरन स्मेल्टर्स की और फैक्ट्री ओनर्स की। सबसे पहले हमने दो इंडस्ट्रीज़ के विषय में समझा आज से 200-300 सालों पहले 1600-1700 सेंचुरीज़ में कि किस तरीके से टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री ब्रिटिश रूल के अंडर फ्लरिश करती है। तो लेट 18th सेंचुरी से हमने अपनी कहानी की शुरुआत की थी कि किस तरीके से कंपनी गुड्स को खरीदती है, एक्सपोर्ट करती है इंग्लैंड में और खूब सारा फ़ायदा यहाँ से लेकर के जाती है। इसके बाद हमने इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट की बात की। 1750 के बाद हमने देखा किस तरीके से ट्रेड में फ्लरिशमेंट देखने को मिली। इसके बाद हमने अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल की बात की और जो वर्ड हैं जैसे मुस्लिन हो गई और जो बाकी वर्ड हैं ये भी किस तरीके से इंडियन ओरिजिन के देखने को मिलते हैं। 1720 में हमने कैलिको एक्ट को समझा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से केवल 100 सालों शताब्दी के बाद ही यहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल है वो पूरे तरीके से ब्रिटिश से आने वाले कपड़ों से भर जाता है। जो इंडिया का मार्केट है उसमें 75% से ज़्यादा कपड़े ब्रिटिश गुड्स होते हैं, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। इसके बाद हमने बात की कॉटन मिल की कि इंडिया में किस तरीके से कॉटन मिल स्थापित होते हैं। इसके बाद हमने टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड्स को देखा कि कितनी हाई क्वालिटी के स्टील से ये इंडिया में बनाए जाते हैं। इसके बाद हमने ये बात की कि किस तरीके से अलग अलग मेथोडोलॉजी के द्वारा ब्रिटिशर्स ने यहाँ के जो हथकरघे हैं और जो बाकी जो हाथ से चीज़ें बनाई जा रही हैं उन्हें ध्वस्त किया। इसके बाद हमने समझा कि आयरन एंड स्टील फैक्ट्री इंडिया में 1904 के बाद किस तरीके से स्थापित होती है। और इसके बाद हमने टिस्को की बात की, किस तरीके से टिस्को की स्थापना की जाती है और हमारा चैप्टर एंड हो गया। तो उम्मीद है आपने इससे अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, उन लेक्चर्स को आपने देखा होगा। आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 से। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते हुए चलिए। दोस्तों लास्ट के लेक्चर्स में हमने बात की कि किस तरीके से जो ब्रिटिश रूल है वो राजा को, नवाब को, किसानों को, ट्राइबल पीपल को, हर तरीके के लोगों को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। नाउ आज हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स और जो आम जनता है उनके लाइफ में कैसा प्रभाव पड़ता है। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज, दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन एंड दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यूज। दोस्तों देखिए, जब बात आती कल्चरल मिशन की तो ब्रिटिशर्स के माइंड में ये लगता था कि यहाँ के लोगों को कल्चरली और ज़्यादा सिविलाइज करना है, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। और जो कस्टम और वैल्यूज़ इंडिया में चलते आ रहे हैं उन्हें ये बदलना चाहते थे। अब क्या क्या कंसिक्वेंसेस निकल करके आए इसका और कौन कौन से मेथोडोलॉजी लाए गए, उन चीज़ों के विषय में हम लोग विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हमने जब बात की थी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की, अगर आपने वो लेक्चर्स को देखा है मेरा, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पर मैंने ऑलरेडी पूरी सीरीज बना रखी है क्योंकि इससे एक सवाल आना पक्का होता है एग्जाम के अंदर। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 1829 में सती प्रथा को अबोलिश किया जाता है राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के द्वारा विलियम बेंटिक के साथ। तो उस समय की जो सिचुएशन थी वो इंडियन सोसाइटी इतनी राइप नहीं हुई थी इन चीज़ों को लेकर के। तो अलग अलग तरीके के जो सोशल कस्टम है, जो सोशल ट्रेडिशन है, उन्हें बहुत बार चैलेंज किया जा रहा था। दोस्तों आइए बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स एजुकेशन को किस रूप में देखते थे इंडिया के अंदर। ब्रिटिशर्स का क्या ख्याल था एजुकेशन पर, क्या वो एजुकेशन को आगे लेकर के जाना चाहते थे या क्या वो चाहते थे कि एजुकेशन इंडियन सोसाइटी तक पहुंचे ही नहीं। इन सब चीज़ों पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले किस तरीके से जो उनके व्यूज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स के माइंड में जो एजुकेशन को लेकर के व्यूज चेंज होते हैं, उन्हें हम लोग समझेंगे। आपको बस कहानी की तरह सुनते जाना है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम लोग जब PYQ करेंगे तो उस टाइम पे आपको सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। देखिए 1783 की बात है। एक पर्सन है जिनका नाम है विलियम जोन्स, वो कलकत्ता में उतरते हैं। इनका एक अपॉइंटमेंट होता है एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंपनी दैट हैड सेट अप। तो आपको याद होगा, हमने बात की है ऑलरेडी जब हमने चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब कवर किया है। तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट ना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। तो इसी कलकत्ता वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूनियर जज का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है विलियम जोन्स को, तो वो कलकत्ता आते हैं। देखिए जो विलियम जोन्स हैं इन्हें काफ़ी अच्छी समझ है लॉ की, और इसके बाद इसके अलावा ये लिंग्विस्ट भी हैं। लिंग्विस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ग्रीक पढ़ा है, लैटिन पढ़ा है ऑक्सफोर्ड के अंदर, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का इन्हें अच्छा ज्ञान है, अरेबिक इन्होंने सीखा है अपने मित्र से, और पर्शियन भी इन्हें आती है। तो कलकत्ता में ये काफ़ी घंटे बिताते हैं पंडित के साथ, जहाँ पे ये संस्कृत भाषा की समझ विकसित करते हैं।
इसके अलावा जो विलियम जोन्स है ये एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को भी पढ़ते हैं, लॉ पर, फिलोसॉफी पर, रिलीजन पर, जो अलग अलग मुद्दों पर इंडियन टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उन्हें भी पढ़ करके इंडिया के बारे में अपने पर्सपेक्टिव को बिल्ड करते हैं। देखिए जो विलियम जोन्स है ये डिस्कवर करते हैं अपने इंटरेस्ट को बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल। तो इन्हें पता चलता है कि हमारे जैसे और भी लोग हैं, और भी बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल हैं जो इसी तरीके के चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ना हो गया, और इंडिया के जो अलग अलग तरीके के बुक्स हैं जो लॉ पर, फिलोसॉफी पर, रिलीजन पर, इन चीज़ों पर लिखे गए हैं, इन चीज़ों में समझ विकसित करते हैं। तो इनके अलावा इनके साथ और भी इंग्लिश मैन होते हैं, जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक हो गए, नेथेनियल हेलहोर्ड हो गए। ये जो सभी लोग हैं ये बेसिकली डिस्कवर करते हैं एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को, इंडियन लैंग्वेजेस को मास्टर करते हैं, और जो संस्कृत और पर्शियन अलग अलग बुक्स लिखी गई हैं इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। और इस तरीके से ये अब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं बंगाल में, और एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से एक पत्रिका भी निकालते हैं। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की और कब की, ये सवाल मैं गिनती नहीं कर सकता, और ये सवाल मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया, ये हर स्टेट पीएससी में और हर इवन यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है विलियम जोन्स के द्वारा। ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार आगे भी रिपीट होगा तो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। दोस्तों जब इन्होंने इंडियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा और भी अलग अलग मुद्दे इन्होंने जब समझे अलग अलग पुस्तकों के द्वारा, तो विलियम जोन्स और जो कोलब्रुक की हम लोग बात कर रहे हैं, इन्हें इंडिया के प्रति ऐसा लगने लगा कि मतलब एक डीप रिस्पेक्ट की भावना आ गई एंशिएंट कल्चर को लेकर के, बोथ फॉर इंडिया एंड वेस्ट, यानी इंडिया और वेस्ट दोनों के विषय में सद्भावना इनके मन में रही, और इन्हें लगने लगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एक काफ़ी महान सभ्यता थी, लेकिन समय के साथ अपनी ग्लोरी को खो दिया है इन्होंने, और सब्सिक्वेंटली ये डिक्लाइन कर गई है इंडियन सिविलाइजेशन। तो इनका मानना था कि अगर हम लोग इंडिया को और बेटर वे में समझना चाहते हैं तो जो सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट हैं जो कि एंशिएंट पीरियड में इंडिया में प्रोड्यूस हुए, उन सभी टेक्स्ट को समझने से सही आइडिया और सही लॉ पता चलेगा, बोथ फॉर हिंदू एंड मुस्लिम्स। ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट could form the basis of future development। तो यही रीज़न था कि ये काफ़ी सारी एंशिएंट किताबों को पढ़ते जाते हैं और अपने ओपिनियन को और ज़्यादा, अपने जो बिलीफ है जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के इंडियन कल्चर के विषय में, इन्हें अपनी समझ को और विकसित करने का मौका मिलता है। और इनका मानना होता है कि जब हम एक बार इन चीज़ों को अलग से, जैसे मान लीजिए किसी बुक है, कोई एंशिएंट बुक है, उसे इन्होंने ट्रांसलेट किया, तो अब इससे और भी लोगों में ये विचारधारा दोबारा से पनपेगी, और दोबारा से ये जो इंडियन, जो इनका मानना था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई है, उन्हें ये पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। तो यही विचारधारा से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर को लगता है कि ब्रिटिशर्स को प्रमोट करना चाहिए इंडियन जो टेक्स्ट है, जो इंडियन किताबें हैं, इनको, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ऐसा होगा तो दोबारा से जो सभ्यता है वो पुनर्जीवित हो पाएगी। और इन्हें यह भी लगता है कि इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री। तो जैसा अभी मैंने बात की कि जो संस्कृत और फारसी, जो अलग अलग तरीके के लिटरेचर हैं जो कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में लिखे गए हैं, अगर उन्हें और प्रमोट किया जाएगा और इनकरेज किया जाएगा तो इससे इंडिया में और जो सभ्यता की भावना है वो दोबारा से अच्छे से जनरेट हो पाएगी, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। तो और भी बहुत सारे रीज़न थे ऐसी सोच रखने के पीछे। जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स को लगता था कि अगर जो हिंदू और मुस्लिम के जो खुद के टेक्स्ट हैं, जिन्हें ऑलरेडी, जिनसे वो फेमिलियर है, अगर वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो इन्हें ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन जो एलियन चीज़ें हैं, यानी जो दूसरे देशों से, जो वेस्ट से जो सभ्यताएँ हैं, जो किताबें हैं, अगर उन्हें पढ़ाया जाएगा उसकी बजाय। तो इन्हें ये लगने लगा, दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ नेटिव्स। तो जो यहाँ के मूल नागरिक है उनके दिलों में वापस से ये ब्रिटिशर्स जगह बना पाएंगे, और इन्हें लगने लगा कि ये कोई एरियल रूलर्स बाहर से आके रूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लगने लगेगा। ऐसा मानना था ब्रिटिशर्स का। तो यही रीज़न है कि एक मदरसा की स्थापना की जाती है 1781 में कलकत्ता में, ताकि अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ, इन चीज़ों की स्टडी को प्रमोट किया जा सके। और इसी तरीके से हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है 10 सालों बाद 1791 में बनारस में, ताकि जो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट हैं इन्हें एनकरेज किया जा सके। दोस्तों इस चीज़ में और थोड़े से डिटेल है, उन्हें भी समझ लीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज में यहाँ से सवाल आया है। देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। तो जैसा अभी हमने बात की, मुस्लिम लॉ, पर्शियन और बाकी भाषाओं को समझने के लिए। और इसके बाद देखिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन बनारस के रहने वाले थे 1791 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको ध्यान रखना है जोनाथन डंकन का, ताकि हिंदू लॉ और फिलोसॉफी को पढ़ा जा सके। और इसके बाद तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है वेलेस्ली के द्वारा 1800 में,
ताकि सिविल सर्वेंट्स की जो कंपनी के सिविल सर्वेंट्स है, देखिए आज के सिविल सर्वेंट्स और उस टाइम के सिविल सर्वेंट्स में ज़मीन आसमान का फर्क है। वही ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स की बात की जा रही है। इनकी ट्रेनिंग को लेकर के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है वेलेस्ली के द्वारा, राइट। और देखिए ऑफ द कंपनी इन लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ इंडियंस, तो बेसिकली इंडिया के जो भाषाएं हैं, जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, इन्हें बेटर वे में समझने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज 2018 में पूछा गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर इंस्टीट्यूशन वर्सेस फाउंडर में सही दिए गए हैं। संस्कृत कॉलेज एट बनारस विलियम जोन्स, तो हमने बात की विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, राइट, ना कि संस्कृत कॉलेज की। जबकि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की है? जोनाथन डंकन ने की है। और कब की है? तो 1791 में। और कलकत्ता मदरसा हमने देखा, ये वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है, 1781 में, क्योंकि संस्कृत कॉलेज 10 साल बाद 1791 में स्थापित की गई है, राइट। पहले कलकत्ता मदरसा 1781 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल आ जाता है। और संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में, तो ये तो गलत है और सेकेंड सही है। तो अगर हम अपने आंसर से फर्स्ट हमें क्या इंक्लूड करना है? फर्स्ट हमारा आंसर से हटाना है और सेकेंड को इंक्लूड करना है। तो अगर ऑप्शन से फर्स्ट को रिमूव करें और सेकंड को इंक्लूड करें तो केवल एक ही आंसर बचता है, 2 ओनली, यानी हमारा थर्ड गलत होगा। तो थर्ड में दिया गया फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली, जी ये गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली नहीं, बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली के बीच क्या फ़र्क है मैं बता देता हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली कह लें या विस्काउंट वेलेस्ली भी कहा जाता है, इसके भाई होते हैं आर्थर वेलेस्ली। अगर आपने मेरा वो टीपू सुल्तान पर जो मैंने वीडियो बनाई थी 8th क्लास की NCERT के अंदर ही, तो उस टाइम पर जब मैंने बताया था कि जो वेलेस्ली हैं वो जब अटैक करने आते हैं तो इसके भाई यानी दोनों भाई होते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली, तो उस टाइम पर आर्थर वेलेस्ली भी इसका साथ देने आते हैं। और इस तरीके से आर्थर वेलेस्ली भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं और ब्रिटिश आर्मी में ये बिल्कुल हेड होते हैं, राइट। तो इन दोनों के बीच आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच क्या फ़र्क है, पहले भी सवाल पूछा गया इस तरीके से। तो ये थर्ड यहाँ पे गलत है और फर्स्ट भी गलत है, केवल हमारा उत्तर है सेकेंड ओनली। दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीएस 2018 में पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई, ये पूछा जा रहा है। तो अभी हमने देखिए ऑप्शन में हमारे पास है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिचार्ड वेलेस्ली या विलियम बेंटिक। तो अभी हमने बात की फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए की जाती है। 1800 में इसकी स्थापना, और ये की जाती है वेलेस्ली के द्वारा। तो देखिए आंसर में इसलिए रिचार्ड वेलेस्ली लिखा गया है, ना कि आर्थर वेलेस्ली, क्योंकि हमने बात की रिचार्ड विस्काउंट वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली, ये 2 भाई होते हैं, जिसमें से रिचार्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल होते हैं, आर्थर वेलेस्ली तो आर्मी के अंदर होते हैं, राइट। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 1800 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया है। वेलेस्ली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, यानी वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की, क्योंकि इसका रीजन हमसे पूछा जा रहा है। ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंडन टू डू सो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लंदन के द्वारा कहा गया ऐसा करने को। दूसरा कहा जा रहा है ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, यानी भारत में ओरिएंटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। तीसरे में कहा जा रहा है ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम केरे एंड हिज एसोसिएट विथ एम्प्लॉयमेंट, यानी विलियम केरे और बाकी इनके एसोसिएट्स को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे, इसलिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। और चौथे में कहा जा रहा है ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हमने अभी इस पर बात भी की कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली के द्वारा, ये देखिए केवल वेलेस्ली लिखा गया, तो केवल वेलेस्ली जब लिखा जाए तो आप समझ जाइए रिचार्ड वेलेस्ली की ही बात की जा रही है। तो वेलेस्ली के द्वारा 1800 में स्थापना की गई सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए और बाकी जो इंडियन कस्टम है इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि ये 1802 में ही क्लोज कर दी गई। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कितने सारे सवाल सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सीडीएस 2019 में पूछा गया है। हेनरी टी कॉलब्रुक वाज अ प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, यानी हेनरी कॉलब्रुक संस्कृत के प्रोफेसर थे किस इंस्टीट्यूशन में? फोर्ट विलियम कॉलेज में, श्रीरामपुर मिशनरी में, काशी विद्यापीठ में या एशियाटिक सोसाइटी में? देखिए इसका सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज, श्रीरामपुर मिशन, काशी विद्यापीठ, एशियाटिक सोसाइटी, इनमें किसी में भी ये प्रोफेसर नहीं है, बल्कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ये प्रोफेसर थे हेनरी टी कॉलब्रुक। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसा बात की हेनरी कॉलब्रुक, नेथनियल हेलहोल्ड, ये जो लोग हैं ये भी एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर करने में लगे हुए थे, इंडियन लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल करने में लगे हुए थे और मिल करके एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी कोई कॉलेज की तरह नहीं था, यहाँ पे ये प्रोफेसर नहीं होते हैं, बल्कि जो कॉलब्रुक हैं ये प्रोफेसर होते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर, जो कि 1800 में स्थापित की गई।
तो दोस्तों होलिस्टिक स्टडी का मतलब यही होता है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ें उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ रिलेट करके, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो केवल ईयर बता दिया गया है और बाकी डिटेल्स मिसिंग है, लेकिन हमने दूसरे बुक से यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि यहाँ से भी सवाल ऑलरेडी पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है, राइट। तो देखिए कुछ बातें, जैसे ये कोलब्रुक वाली बात हमने अगर आप देखेंगे स्पेक्ट्रम के अंदर कवर नहीं है लेकिन यहाँ कवर्ड है, तो इसलिए हिस्ट्री के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ पाना मुश्किल होता है। कुछ अपने हर बुक की अपनी उपयोगिता है और हर बुक की अपनी लिमिटेशंस है, तो हमारा मकसद ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ देखें कि उस बुक की कितनी ज़्यादा उपयोगिता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स हेल्प कर रहे होंगे इन बातों को समझने में। आपको ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं, आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ओरिएंटलिस्ट वर्सेज एंजलिस्ट का क्या कंट्रोवर्सी थी इसके विषय में समझेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में भी ढेर सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वुड डिस्पैच की, यानी बेसिकली स्पेक्ट्रम के अंदर एक चैप्टर ही अलग से बना दिया गया एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखा गया, क्योंकि यहाँ से कॉन्स्टेंटली सवाल पूछे जा रहे थे। सिविल सर्विसेज मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया बुक को। इसके बाद मोरल एजुकेशन की बात करेंगे और इसके बाद हमने लोकल्स स्कूल के साथ क्या होता था इसे बात करेंगे। विलियम एडम की जो रिपोर्ट निकल करके आई थी 1830 में, उस पर बात करेंगे। पाठशाला किस तरीके से स्थापित किया गया, इसके बाद नेशनल एजुकेशन का एजेंडा कैसा था, इन सभी चीज़ों पर विचार करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस की बात करेंगे, शांति निकेतन की, और इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।